नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। आज एक खास कार्यक्रम किताबी चर्चा हम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमान हैं भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी सर, आपकी एक नई किताब वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुई है, भारत बोध का नया समय। इस किताब को जब हम देखते हैं तो दो चीजें निकल करके आती हैं। एक तो एक आजादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है और शताब्दी के लिए हम लक्ष्य अपने तय कर रहे हैं। दूसरा, इस किताब में एक चीज मैंने महसूस की कि भारत का जो गौरवशाली अतीत है, जो वर्तमान की चुनौतियां हैं और जो भविष्य की संभावनाएं हैं, उनको आपने काफी कुशलता से, काफी बारीकी से एक ही किताब में अपने लेखों के जरिए समेट दिया है और युवा पीढ़ी के लिए किताब बहुत उपयोगी बन पड़ी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा, इसकी एक विचार कहाँ से निकला? देखिए, मूल विचार तो यही था कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव पर सामान्य पाठकों के लिए, विद्वत जनों के लिए नहीं, क्योंकि विद्वत जनों को समझाना तो बड़ा कठिन है, तो बुद्धिजीवियों के लिए नहीं, विमर्शकारों के लिए नहीं, यह सामान्य पाठकों के लिए बनाई गई किताब है। और जी। इसीलिए ये किताब आप देखते होंगे बहुत इंटरेक्टिव है। ये ज्यादा विचार पे बात नहीं करती, ज्यादा भारत भाव पर बात करती। भारत बोध इसका नाम जरूर है, किंतु वो हम्म। भाव पर बात करती है। इसलिए आप देखते होंगे पूरी किताब को बहुत अच्छे तरीके से विचारों से आतंकित करने के बजाय विचारों से सहमत कराने की कोशिश इस किताब में की गई है, ताकि लोग भारत को उसके वास्तविक स्वरूप में जाने, भारत को माने। और इसलिए हम लोगों ने एक इस पूरे जो इस किताब का कैंपेन किया, उसमें नारा दिया, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। जी। क्योंकि समस्या क्या है कि लोग भारत को समझते नहीं है। जो भारत को नहीं समझता वही भारत का अंत में विरोधी बन जाता है। अगर आप भारत को जान जाते हैं, भारत की संस्कृति को जान जाते हैं, भारत की परंपरा को जान जाते हैं, भारत के भाव को जान जाते हैं, भारत भाव क्या है, भारत बोध क्या है, अगर ये जान जाते हैं, तो सब प्रकार के आपके जो मानसिक संताप हैं, मानसिक संताप है, वो दूर हो जाते हैं। और आप अपने आप एक विश्व मनुष्यता के साथ, विश्व मानवता के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि की घोषणा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेति शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और हम ही ये कह पाए, आनो भद्रा कर्तव्य यंतु विश्वतः। आपको पता होगा कि जी। भारतीय जनसंचार संस्थान ने इस मंत्र को अपनी टैगलाइन बनाया है, आनो भद्रा कर्तव्य यंतु विश्वतः। हमें चारों दिशाओं से कल्याणकारी विचार प्राप्त हो। आप बताइए, इससे ज्यादा लोकतांत्रिक, इससे ज्यादा मनुष्यता किस मंत्र में, और दुनिया का कौन सा शास्त्र, दुनिया का कौन सा देश इस प्रकार की घोषणा करता है? क्योंकि यहां तो यह है कि सब लोग अपने ज्ञान को या अपनी पुस्तक को अंतिम सत्य मान चुके हैं। गैलीलियो के साथ क्या हुआ दुनिया में आप जानते हैं। हम्म। तमाम लोग ऐसे हैं जो एक आखिरी किताब लिख दी गई है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि भाई इसके बाद कुछ सत्य आया नहीं है। हम ऐसा मानते नहीं है। भारत बोध का मतलब यह है कि हम जहां से भी श्रेष्ठ विचार प्राप्त होते, कल्याणकारी विचार प्राप्त होते हैं, उन विचारों को हम स्वीकार करते हैं। और हम ये नहीं मानते कि हम ही श्रेष्ठ हैं। हमें मानते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है जहां एक सामान्य मनुष्य, एक सामान्य आदमी देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है। ये हमारी संस्कृति, जहां एक सामान्य मनुष्य को देवता बनने का अवसर है। क्योंकि हमारे यहाँ एक जो देता है वो देवता है। जैसे आप बहुत अच्छा काम करेंगे आनंद जी, तो आपके गांव में लोग कहेंगे देवता मनुष्य है आनंद जी, देवता टाइप के आदमी है। तो यहां पर कोई भी मनुष्य देवता बन सकता है, ये संभावना उसमें है। बाकी संस्कृतियों में आपको मनुष्य बन जाए वही बहुत मुश्किल है, आप आदमी होते। जो गालिब साहब ने लिखा, हमारे दिल्ली के शायर हुए, उन्होंने लिखा कि यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। क्योंकि बिल्कुल। आदमी तो सब पैदा हो जाता है, पर इंसानियत जो है, इंसान बनना एक प्रोसेस है। और भारत बोध जो है उस प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप मनुष्यता के साथ जुड़ते हैं, वैश्विक चेतना के साथ जुड़ते हैं, तो आप मनुष्य बनते चले जाते हैं। और मुझे लगता है किताब इसी बात को कहना चाहती है। जी सर, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने अपनी किताब को दो हिस्सों में बांटा है। एक है विमर्श, जिसमें छोटे छोटे निबंध अपने लेखों के तौर पर आपने उसका समायोजन किया है, और एक है प्रेरक व्यक्ति। तो विमर्श में जब मैं पढ़ रहा था तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी और मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए वो एक विशेष संदेश के तौर पर प्रसारित होनी चाहिए। आपने लिखा कि राष्ट्र का पुनर्जागरण होना चाहिए। भारत की चेतना जैविक है, या अध्यात्म की भूमि है, ये जड़वादी नहीं है। और पश्चिम से प्रभावित होने की बजाय हमें हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने की ओर जोर देना चाहिए। क्या युवा पीढ़ी के लिए आप कहना चाहें? देखिए, मेरा ये मानना है आनंद कि भारत की त्रासदी है कि बंटवारे की जो राजनीति है वहां यहां आज भी फल फूल रही है।
आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए भी हम इस रोग से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। ये सोचना कितना व्यथित करता है कि जब हम लोग गुलाम थे तब हम एक थे और आजाद होते ही हम बट गए। 47 के पहले हम जिस तरह से वंदे मातरम कह सकते थे, भारत माता की जय कह सकते थे, आज मैं वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते समय सहमता हूं कि कुछ लोग बुरा तो नहीं मान जाएंगे। कितना बदलाव है 47 के पहले का भारत क्या है और 47 के बाद का। जो हमारी आजादी के आंदोलन के कंठहार नारे रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, उनको कहते हुए भी हमें संकोच होता है। तो मेरा यह मानना है ये जो बंटवारा हुआ 47 में, ये सिर्फ भूगोल का बंटवारा नहीं था, ये मनों का भी बंटवारा था, ये दिलों का भी बंटवारा था। उसकी तमाम कड़वी यादें लोगों की जहन में जिंदा है। और आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए वो अवसर है कि हम लोगों को, दिलों को, लोगों के मनों को जोड़ने का काम करें। साथ ही विभाजन की जो मानसिकता रखने वाली जो वो है, उसको मुखार फेंकने का काम करें और राष्ट्र प्रथम है, इस भावना के साथ हम आगे बढ़े। आप देखिए, भारत 14वीं सदी से ही, पुर्तगाली आक्रमण के बाद से ही लगातार जो है शिकार रहा है आक्रमणों का। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बाकी लोग आए। इस लंबे कालखंड में भारत ने अपने तरीके से इसका प्रतिवाद भी किया है। स्थान स्थान पर संघर्ष चलते रहे। ये संघर्ष राष्ट्रव्यापी भी है, समाजव्यापी भी है, सर्वव्यापी भी है। इस समय में आपदाएं आई, अकाल आए, उससे भी लोग मरे। गोरों का वर्चस्व तोड़ने के लिए हमारे राष्ट्र नायकों ने संकल्प के साथ काम किया और आजादी दिलाई। और आजादी का अमृत महोत्सव ये अवसर है कि हम उन चीजों को ध्यान रखें कि हम गुलाम क्यों हुए। और जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हमें कहते हैं कि आओ विचारें समस्याएं सभी, हम कौन थे, क्या है और क्या होंगे अभी, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि अपने को अगर हमें बचाना है तो जरूर हमें अपनी जो आध्यात्मिक भूमि है भारत की, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसको हम भारतीयता, भारत बोध कह रहे हैं। मैं जानबूझ के आनंद राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग करूंगा लोग दूसरे तरह के अर्थ व्याख्यात करने लगेंगे। इसलिए मैं भारत बोध, भारतीयता, राष्ट्रत्व, नेशनहुड, इसके मैं इन शब्दों का उपयोग करता हूं। मैं राष्ट्रवाद शब्द से बचता हूं, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो पश्चिमी संकल्पना है उसने राष्ट्रवाद को बहुत विकृत कर दिया है। हमारा राष्ट्रवाद उस तरह का राष्ट्रवाद नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद तो एक नहीं, सशक्त मानव के हृदय जीतने का निश्चय, ये हमारे प्रधानमंत्री और कवि अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा है। हम तो दिल को जीतने वाले लोग हैं। हमने जमीनें नहीं जीती हैं, हमने लोगों को पददलित नहीं किया है, हमने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। दुनिया के जिन से देशों में भी गए, हमने अपने हुनर से, अपने सॉफ्ट स्किल से उनका दिल जीता है। और ऐसा देश है, इसलिए उसकी जो महानता है, उसकी जो भारतीयता है, या जो भारत बोध है, वो हमारे अंदर झलकना चाहिए, झलकना चाहिए। और ईश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम इतने सुंदर समय में हम पैदा हुए जब अमृत महोत्सव मन रहा है। और आने वाले जो 25 साल की जो आपने बात कही, वो लक्ष्य हमारे सामने है। इस लक्ष्य को लेकर हमको आगे बढ़ना है। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जो सभ्यता है वो एक समायोजन वाली सभ्यता है। न जाने कितने धर्म और कितनी संप्रदाय यहाँ इस देश की, इस धरती पर फले फूले हैं, और हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने तो सबका पालन पोषण किया। अब हम मीडिया की बात करते हैं। मीडिया की जब हम आपसे बात करते हैं तो आप एक चीज हमेशा कहते हैं कि मैं कम्युनिकेशन पे फोकस करने वाला आदमी हूँ, कम्युनिकेटर मैं बनाना चाहता हूँ। आपने, जब मैंने पिछली बार आपका इंटरव्यू लिया था तब भी आपने मुझसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे कम्युनिकेटर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने बात की, आपने उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, उन्होंने मन की बात से पूरे माहौल को बदला। मीडिया के बच्चों को उनसे सीखना चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन का उपयोग किस लिए? जी, कम्युनिकेशन तो एक टूल है ना। कम्युनिकेशन अपने आप में कुछ नहीं है। जैसे हम एक टूल के माध्यम से बात कर रहे हैं, जूम के उसमें बैठे हुए हैं, या ऑनलाइन संवाद आजकल बहुत सारे हो रहे हैं अनागनक माध्यमों पर। तो ये जो टूल्स हैं, इन टूल्स का कोई मतलब नहीं है अगर वो टूल्स लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद, सारा कुछ जानने के बाद, अगर आप अपने देश को जोड़ने का काम नहीं करते, लोगों को जोड़ने का काम नहीं करते, हाशिए के जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम नहीं करते, अपने देश के जो सवाल हैं, जो संकट हैं, उन संकटों से मुकाबले नहीं होते, उनके समाधान नहीं खोजते, तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। और पत्रकारिता के, मीडिया के विद्यार्थी से अपेक्षा ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैं स्वयं मीडिया अध्यापक हूँ, मीडिया संस्थान के अंदर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मीडिया के लोगों से ज्यादा अपेक्षा है। क्योंकि मीडिया का जो विद्यार्थी है वो सिर्फ अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, वो सिर्फ अपनी नौकरी नहीं करता, बल्कि वो लोगों के मन को बनाने का काम करता है। एक मीडिया कर्मी चाहे तो जोड़ने के सूत्रों के माध्यम से बहुत बड़ा देश को जोड़ सकता है, और एक मीडिया कर्मी चाहे तो तोड़ने के सूत्र भी डाल सकता है। जैसे आपने देखा कि अभी भारतीय जनसंचार संस्थान, जिस संस्था का मैं इसमें महानिदेशक हूं, इसके एक पूर्व छात्र श्री विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म बनाई है। वो फिल्म इस समय चर्चा में, लोक विमर्श के अंदर, वो उस पे फिल्म के बारे में आम आदमी बात कर रहा है।
उनका भी एक विमर्श करने का तरीका, उन्होंने देश को जोड़ने के लिए कि देखिए जो सच्चाई है जो सामने लानी चाहिए फिल्म मेकर को लेके आए। एक कम्युनिकेटर का काम यही है कि अपने समाज के जो संकट हैं उन पे पर्दा नहीं डाले, क्योंकि जब हम सच्चाइयों को जानेंगे, संकटों को जानेंगे, तब उसका समाधान खोज पाएंगे। और इसलिए हमें मैं प्रश्नों से घबराता भी नहीं, क्योंकि हमारी तो जो पूरी परंपरा है वह प्रश्न की परंपरा है। उपनिषद में प्रासंगिक प्रश्न पूछता है, ऋषि उसका उत्तर देता है। कुंभ की परंपरा में, सारी ऋषि परंपरा में प्रश्न और उसके उत्तरों की तलाश है। प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं? प्रश्न संवाद के लिए हैं या वितंडावाद के लिए हैं? हमारा जो ऋषि था वह संवाद के लिए, शास्त्रार्थ के लिए प्रश्न और उसके उत्तर करता था। आज के जो हमारे तथाकथित ऋषि हैं वे वितंडावाद पैदा करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए सवाल करते हैं। तो सवालों से हल निकलेंगे, सवालों से समाधान निकलेंगे, या सवालों से संकट और गहरे होंगे, ये भी हमको देखना है। कुछ लोग सवालों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से देश में और जख्म कुरेद कुरेद कर जख्मों को हरा करना चाहते हैं। हम उस प्रकार के लोग नहीं हैं, हम समस्याओं के समाधान खोजने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान है कि वह अपने समय के सवालों से टकराए, उनके समाधान खोजे। और इसलिए हम लोग समाधान मूलक पत्रकारिता का एक अभियान चला रहे हैं, आपको पता है, सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म। सिर्फ हम सवाल क्यों पूछेंगे भाई, हम इस देश के नागरिक भी हैं, हम इस देश के बासिंदे हैं, तो हम जो इस देश के सवाल हैं उनके बारे में सिर्फ हम सवाल करते रहेंगे क्या? हम कोई नेता प्रतिपक्ष है क्या? तो हम भी जो है संकटों के समाधान में सहयोगी बने, पत्रकारिता उसमें एक भूमिका निभाए, संचार उसमें एक भूमिका निभाए, देश को जोड़ने में एक एक व्यक्ति, विविध भाषाओं को बोलने वाला, विविध प्रकार की पूजा पद्धतियों को मानने वाला, सब मिलकर श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनाने की तरफ बढ़े, यही हम सबकी कामना है। जी, एक और लेख की तरफ मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। आपने लिखा एक जगह कि मीडिया की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि मीडिया सिर्फ सूचना देने का काम ना करे, खबर देने का काम ना करे, मीडिया लोक मंगल के कार्य करे। मीडिया में नैतिकता एक बहुत आवश्यक चीज हो गई है वर्तमान समय में। उसके बारे में आपके क्या विचार? देखो, मेरा मानना है आनंद जी कि कोई भी जो हमारी प्रदर्शन कला है, कोई भी हमारा साहित्य है, हमारी संस्कृति के जो वो है प्रदर्शन कलाएं हैं, लिटरेचर है, जर्नलिज्म है, ये सारा कुछ किस लिए है? ये सारा कुछ लोगों के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। तो हमारा साहित्य, संस्कृति, प्रदर्शन कलाएं या लोगों के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए नहीं है, तो इनका मतलब क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं, कीरत वनित भूल भल सोई, सुरसर सम सबकर हित हुई। हमें तो गंगा की तरह सबका उद्धार करते हुए, सबका परित्राण करते हुए चलना है। साहित्य की भूमिका यही है, मीडिया की भूमिका यही है। और ये लोक मंगल शब्द है, ये मेरा शब्द नहीं है। ये लोक मंगल शब्द हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बार बार इसका स्मरण किया है, लोक मंगल शब्द का। साहित्य का उद्देश्य ही लोक मंगल है। तो जो साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है, तो हमारी समस्त प्रदर्शन कलाओं और सारी संचार की जो कलाएं हैं या कथाएं हैं, उनका उद्देश्य लोक मंगल, अंततः लोक कल्याण, लोक मंगल, लोगों का कल्याण, यही किसी भी कम्युनिकेशन का उद्देश्य, किसी पत्रकारिता का उद्देश्य है। इसलिए हमें लोक मंगल के भाव से जुड़ना पड़ेगा, हमें लोगों को न्याय दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ताकतवर जगह पे, हम कोई बैंक में जाकर काम करने वाले लोग नहीं, हम कोई ऐसे छोटे मोटे कामों में लोग नहीं, हम मन बनाने वाले, लोकमत का निर्माण करने वाले, जनमत का निर्माण करने वाले, लोगों के मन को जगाने वाले ओपिनियन मेकर्स हैं। इसलिए ओपिनियन जो मेकर होता है उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वो चाहे विज्ञापन बना रहा है, चाहे वो एक फिल्म बना रहा है, चाहे वो जो है जनसंपर्क की दुनिया में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन दुनिया में, हम सब लोगों का मन बनाते हैं और लोगों को संबल देते हैं, उनको ताकत देते हैं। कोरोना के दौरान आपने देखा कि मीडिया की कितनी सराहनीय भूमिका रही कि उन्होंने लोगों को संबल दिया, उनको ताकत दी, उनको जानकारियां दी, और जानकारियों को एक ताकत बना के लोग इस लड़ाई को लड़े। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है फिर से मुस्कुरा रही है और पूरी दुनिया के अंदर चहल पहल बढ़ गई है। एक संबल देने का काम कम्युनिकेशन ने किया। हम कहते हैं सब मर जाएंगे, 3 साल में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं, तो आज हम बात कैसे करते हैं? हमने रास्ते तलाशे, तमाम तरह के जो अनुशासन थे उनको माना, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। तो एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी होती है संकटों के समय भी और सामान्य दिनों में भी। जी, आपने किताब में एक जगह नारद जी का जिक्र किया। नारद जी के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। वो हर जगह जाते थे और हर किसी से संवाद करते थे, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत। वर्तमान में क्या आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो युवा बच्चे पढ़ करके निकल रहे हैं, वो सिर्फ एक स्टूडियो में सीमित हो गए हैं? वो अब ग्राउंड रिपोर्टिंग की कमी आपको दिखाई देती है? आपको लग रहा है कि नारद जी जैसे जो है कम्युनिकेटर आज कम दिखाई पड़ता है? निश्चित रूप से नारद जी के ऐसे कम्युनिकेटर हैं, आप देखिए, जो एक तो सतत चलते रहते हैं, लगातार वो विश्राम नहीं करते। और दूसरी जो बात है आनंद जी, कि नारद पर राक्षस और देवता दोनों भरोसा करते हैं। जी, मैंने उनकी पहचान ऐसी नहीं कि उस पर
मतलब जो एक पत्रकारों पर आरोप लग रहा कि वो पक्ष लेते हैं या एजेंडा पत्रकारिता करते हैं। नारद जी के पर कभी आरोप नहीं लगा कि वो एजेंडा लेके चलते हैं, जबकि उनका एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा भी लोक मंगल था। पर राक्षस भी उनकी बात सुनता था, देवता भी उनकी बात सुनते थे, सामान्य जन भी उनको ऋषि मुनि मान करके वो करते थे। तो उनकी लोक छवि जो भी बनाई गई लड़ाने भिड़ाने की, पर उनका उद्देश्य लोक मंगल था। सतत प्रवास करते हुए, संवाद करते हुए, उन्होंने कभी किसी संवाद ब्रेक नहीं किया, लगातार वो बात करते रहे, अच्छे आदमी से भी, बुरे आदमी से भी। उनका कंस से भी संवाद है, उनका मतलब सब तरह के लोगों से उनका संवाद है। तो एक समन्वय बना करके लोगों से बातचीत करते हुए समस्याओं के हल खोजना और अंततः लोक मंगल के लिए उस अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना, ये उनकी पहचान थी। और इस नाते देव ऋषि नारद को एक अच्छे संचारक के रूप में हम जानते। पत्रकार तो नहीं कहता, क्योंकि पत्रकारिता की अवधारणा तो बहुत नई है, बहुत बाद में पत्रकारिता प्रारंभ हुई, पर संचार तो था, कम्युनिकेशन तो था। इसलिए बेस्ट कम्युनिकेटर हम उनको हिंदुस्तान का कह सकते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में टहल कर, घूम करके, और अपने समय के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों से टकराने की कोशिश की, उनके समाधान खोजने की कोशिश की, और जनता का कल्याण किसमें है, लोक कल्याण किसमें है, उसके लिए वो देवताओं दानवों सबके बीच में जाकर संवाद करते रहे। जी सर, इस किताब का एक और लेख है जो बड़ा सुंदर बन पड़ा है, और वो है मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष। आपने पूरा एक 100 साल का एक इतिहास लिखा कि कहाँ से मीडिया की शुरुआत हुई, कब कब पहला लेख लिखा गया, समाचार पत्रों का आपने पूरा एक इतिहास जो है अपने लेख में बताया। तो आप एक महानिदेशक हैं एक संस्थान के, सबसे बड़ा मीडिया संस्थान है। तो आने वाले समय में मीडिया शिक्षा में क्या चुनौतियां तकनीक के हिसाब से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको दिखाई देती, किस प्रकार से आपको कोर्स में बदलाव करने होंगे? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को समझें। जी। अगर हम इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं समझेंगे, जिसके आधार पर पूरा कम्युनिकेशन का ऑर्डर ही चेंज हो गया है, तो हम आने वाले मीडिया को संबोधित नहीं कर पाएंगे। जैसे मोबाइल कितनी बड़ी ताकत बन गया, इसको हम उस समय शायद 90s में समझ नहीं पाए, लेकिन आज आप देखिए मोबाइल जो है कितनी बड़ी ताकत बन करके हमारे सामने उभरा है, और किस तरह वो मीडिया कन्वर्जेंस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है। तो इस मोबाइल कन्वर्जेंस को, इस डिजिटल कन्वर्जेंस को, इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हमको समझना पड़ेगा। और जिस तरह से कंज्यूमर कहें या पाठक कहें, दर्शक कहें, उसकी जो आदतें बदली, उसका जो व्यवहार बदला है, जिस तरह से वो खबरों को, इंटरटेनमेंट को जिस तरह कंज्यूम कर रहा है, जिस तरह वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता बढ़ी, या छोटे छोटे जो वीडियोस हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, या रीजनल में बहुत सारा कंटेंट आ रहा है रीजनल लैंग्वेज में हमारी, तो वो हमको देखना पड़ेगा। और हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ इतनी सारी बोलियां, भाषाएं बोली जा रही हैं, वहां पर ये बात है कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं वो बहुत ताकतवर होकर उभर रही है। मतलब इतनी बड़ी संख्या हमारे पास इसमें दर्शकों, पाठकों की है हमारी रीजनल लैंग्वेज में। तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें रीजनल मार्केट को संबोधित करना पड़ेगा। रीजनल, जिनको हम रीजनल भाषाएं कह रहे हैं, वो दरअसल बहुत बड़ी भाषाएं हैं, उन रीजनल मार्केट को संबोधित करना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं में ज्यादा ताकत के साथ हमको काम करना पड़ेगा, वीडियोज के क्षेत्र में, छोटे छोटे वीडियोज के क्षेत्र में, और ओरिजिनल कंटेंट हमको लेकर के सामने आना पड़ेगा। और तभी हमारी मुक्ति है, और तभी हम अपने समाज को संबोधित कर पाएंगे। क्योंकि जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसका जो एक ग्रोथ थी उस तरह की वो देखी नहीं, वो बना रहेगा, बचा रहेगा, उसको लोग करेंगे। ऐसा नहीं कहता कि अखबार खत्म हो जा रहे हैं, टेलीविजन खत्म हो जा रहे हैं, पर एक जो डिजिटल कन्वर्जेंस है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सबको करना पड़ेगा। सबने किया भी, आप देख रहे हैं जितने हमारे बड़े मीडिया हाउस है उन्होंने कितनी स्मार्टली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया। और उस तरह के खतरे जो मीडिया हाउसेस को विदेशों में महसूस हुए, झटके, वो हिंदुस्तान ने महसूस किया। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के चाहे अखबारों के मालिक रहे हो, चाहे टेलीविजन के मालिक रहे हो, उन्होंने बड़े स्मार्टली जो है अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया, और डिजिटल और अपना उनका जो परंपरागत मीडिया था वो मिल करके जो है उनकी एक बड़ी ताकत बनी। आज आप देखेंगे जितनी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जितने पॉपुलर पोर्टल्स हैं, वो उन्हीं के हैं जो पहले से न्यूज बिजनेस में हैं। तो ये अपने आप में हिंदुस्तान की सफलता की कहानी भी है कि हमने उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को वक्त से पहले समझा, अपना सुधार किया, और अपने को, अपने पारंपरिक माध्यमों को बचाए रखते हुए अपने डिजिटल माध्यमों को भी एम्पावर्ड किया। जी, चर्चा के आखिरी भाग में किताब के दूसरे हिस्से पर मैं बात आपसे करना चाहूंगा, प्रेरक व्यक्तित्व। आपने विवेकानंद जी को प्रमुखता दी, मदन मोहन मालवीय जी, गांधी जी, सावरकर, माधवराव। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब आप लिख रहे थे, और जब आप, क्योंकि हमारा इतिहास तो भरा पड़ा है, न जाने कितने नायक इस देश की मिट्टी में पैदा हुए, तो जब आप लिख रहे थे इनके बारे में, विवेकानंद जी, मालवीय जी के बारे में, तो युवा पीढ़ी को लेकर के क्या विचार आपके मन में चल रहे थे? मतलब क्या विवेकानंद से, मालवीय जी से, गांधी जी से वर्तमान की युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए? आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे देखिए, मेरा तो सबसे बड़ी जो सोच ये है इस पूरे नरेशन के पीछे, कि आजादी के आंदोलन में हमारे नायकों की भावनाएं क्या थी, भारत की अवधारणा क्या है, ये जो लड़ाई हमने लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, ये किस लिए लड़ी, क्यों लड़ी,
क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन का अभियान था? तो इन सवालों को जब मैं उत्तर तलाशता हूं तो मुझे पता चलता है कि लड़ाई स्वराज की लड़ाई थी, स्वराज की लड़ाई थी, स्वदेशी की लड़ाई थी, स्वभाषाओं की लड़ाई थी, स्वावलंबन की लड़ाई थी। यह स्व बहुत महत्वपूर्ण है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में वैचारिकता के हर सोच पर अपना विचार चले, भारतीय विचार चले, ये हमारे नायक सोचते थे। वो चाहे महर्षि अरविंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, वीर सावरकर हो, ये हमें जड़ों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये हमें हमें रूट्स की याद दिलाते हैं। तो आज देश को जोड़ने वाली शक्तियों के सामने एक गहरी चुनौती है। देश बांटने वाले विचारों से मुक्त हो, भारत की पहचान अलग अलग तंग दायरों में न हो, समाज को कमजोर करने वाले जो कुत्सित इरादे हैं वो बेनकाब हो, देश के मान बिंदुओं पर जो सवाल उठाने वाले लोग हों उनका चेहरा साफ किया जाए, और नई पहचाने गढ़कर जो मूर्ति भंजन करना चाहते हैं उनको रोका जाए, और एक नया भारत इस तरह बने जिसमें टकराहटे ना हो, जिसमें लड़ाइयां ना हो, जिसमें हमारी सबसे बड़ी पहचान भारतीय होना हो। मैं भारतीय हूं, ये मेरे लिए गौरव का विषय बने। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं दलित हूं, ये मेरी पहचान नहीं होनी चाहिए। हमारी इस एक ही पहचान होनी चाहिए, भारत, और हमारा एक ही ग्रंथ है संविधान। दो बातें मैं कहना चाहता हूं, यही हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। सबसे बड़ी पहचान भारतीय होना, और सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ संविधान है। उसके बाद बाकी किताबें होंगी, वो हमें ज्ञान देती होंगी, बहुत हमें अच्छा मनुष्य बनाने की प्रेरित करती होंगी, पर संविधान पर जो हमारी आस्था है उससे हम डिग नहीं सकते। भारतीयता ही हमारी पहचान बनेगी। और आप देखिए दुनिया के देशों के अंदर जो हुआ, लेनिन ने जो किया, स्टालिन ने जो किया, माओ ने जो किया, वो सबके उदाहरण सबके सामने है। इसलिए खून बहाने से, खून की नदियां बहाने से, रक्तपात से दुनिया की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। उनका क्या हुआ उन विचारधाराओं का जो खून बहाती रही, जो लोगों के गले दबाती रही, उनका क्या हुआ? इसलिए लोकतंत्र एक अवसर के रूप में हमारे सामने है। हम भारत बोध जगाएं, भारत प्रेम जगाएं, भारत और भारतीयता हमारी एकमात्र सबसे बड़ी पहचान है, इसको स्वीकार करें। कोई किताब, कोई पंथ इस भारत प्रेम से बड़ा नहीं है, इस भारत बोध से बड़ा नहीं है। छोटी छोटी अस्मिताओं के नाम पर, क्षेत्रीयताओं के नाम पर, भाषाओं के नाम पर हम लड़कर कभी महान देश नहीं बना सकते। इजराइल और जापान से तुलना करते समय आप उनकी जनसंख्या को मत देखिए, देश के प्रति जो उनका समर्पण है इजराइल के लोगों का, जापान के लोगों का, उस समर्पण को समझिए। उस डीएनए को हमें अपने अंदर भी लाना पड़ेगा। वो जो बोध है, वो जो चेतना है इजराइल के लोगों की, जापान के लोगों की, मुझे लगता है वो अगर चीज हमारे अंदर आ गई तो समाज को तोड़ने के जो लोग, तोड़ने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सहम जाएंगे, किनारे बैठ जाएंगे, और एक सुंदर ताकतवर भारत, ऐसा भारत जो सबको न्याय देने वाला भारत होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पारसी भी हैं, यहाँ पे यहूदी भी हैं, बहुत छोटी छोटी अस्मिताएं आ रह रही हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। इसलिए आते ये सबको साथ लेके चलने वाला देश है, एक महान देश है जिसने सबको साथ लेकर, जिसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो इसलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यहाँ तो हमारी पूरी परंपरा में ही लोक मंगल का भाव है। ये कोई मैं उच्चारण नहीं करी, तुम्हारे ऋषियों का उच्चारण है। इस नाते हमको इसको समझना पड़ेगा, और भारत बोध इसका एकमात्र मंत्र है। इस नाते इस किताब का नाम भारत बोध रखा। मैं राष्ट्रवाद भी रख सकता था, पर मैंने राष्ट्रवाद शब्द से सावधानी पूर्वक अपने को दूर रखा। मुझे राष्ट्रवादी नहीं होना है, मुझे भारतवादी होना है, भारत प्रेमी होना है। और जो वासुदेव शरण अग्रवाल जो लिखते हैं, धर्मपाल जी जो रास्ता दिखाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो रास्ता दिखाते हैं, मैत्री शरण गुप्त जो रास्ता दिखाते हैं, जयशंकर प्रसाद जो रास्ता दिखाते हैं, विद्यानिवास मिश्र, निर्मल वर्मा, इन महापुरुषों को पढ़ते समय हमें जो अनुभूत होता है वो भारत हमारा भारत है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा संकल्प है, और इस नाते हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस भारत बोध की आप बात कर रहे हैं, जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात आप कर रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस देश के युवाओं तक आपकी बात पहुंचेगी, और आने वाले समय में जब हम शताब्दी वर्ष आजादी का मना रहे होंगे तो भारत इस देश की सबसे बड़ी, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगा। आपकी किताब पर आज हमने चर्चा की, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।